ठीक है, अभी हम लैंग पैकेज के और दूसरी क्लासेस देखना है हमको। अभी तो मैथ और स्ट्रिंग क्लास देखी हमने, और भी बहुत सारी क्लासेस हैं। उसमें एक है नंबर क्लास। नंबर क्लास की बहुत सारी सब क्लासेस हैं। नंबर क्लास की बहुत सारी सब क्लासेस हैं, फ्लोट, इंटीजर, शॉर्ट, लॉन्ग, ये इतनी सारी लिखी हुई हैं। तो जो नंबर क्लास की सब क्लासेस हैं वो हर प्रिमिटिव के करस्पॉन्डिंग है। हर प्रिमिटिव के करस्पॉन्डिंग है, मतलब ऐसी हैं। इंट के करस्पॉन्डिंग एक क्लास लिखी हुई है इंटीजर, है ना। बुलियन एक हमारा डेटा टाइप होता है, तो उसमें एक क्लास लिखी हुई है बुलियन। फ्लोट हमारा डेटा टाइप होता है, तो क्लास भी लिखी हुई, क्लास का नाम है फ्लोट। लॉन्ग डेटा टाइप होता है, तो एक क्लास भी लिखी है, क्लास का नाम है लॉन्ग, है ना। फिर जितने 8 डेटा टाइप से 8 क्लासेस हैं। बुलियन, बाइट, बाइट हमारे पास डेटा टाइप है, तो बाइट एक क्लास भी लिखी हुई है जावा में, बाइट। ठीक। तो हर डेटा टाइप के करस्पॉन्डिंग जावा में क्लास भी लिखी हुई है। अगर ये 8 डेटा टाइप्स, इंटीजर, बुलियन, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, ये 8 अगर जावा में नहीं होते तो जावा में 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती। मतलब क्लास के अलावा कुछ होता ही नहीं। अभी क्लास के अलावा ये 8 हमारे पास डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, ये क्लासेस नहीं। इंट क्लास नहीं होती, बुलियन क्लास नहीं होती। मतलब इंट का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता मैं, बुलियन का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता मैं, है ना। तो ये जो 8 प्रिमिटिव्स है ना, ये 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, जो इनको अगर छोड़ दें तो जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। उसमें क्लास ही है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट से डॉट करके फंक्शन कॉल करिए, वो सब है। लेकिन ये जो 8 है इनमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है। तो जावा ने क्या किया, इन 8 के करस्पॉन्डिंग 8 क्लास भी लिख दी। तो आप इंट में काम मत करो, आप इंटीजर में करो, तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आ गए। तो होता कैसे है ये इंटीजर, आई इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, क्योंकि अब ये क्लास है। ये है ना, डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया मैंने उसको, उसने क्रॉस लगाया हुआ है। क्रॉस लगा हुआ है मतलब डिप्रिकेटेड है वो। और भी तरीके हैं इंटीजर के ऑब्जेक्ट्स बनाने के। हम कभी ऐसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे नहीं, हम तो काम करेंगे तो इंट में ही करेंगे। लेकिन उसने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप क्या कर सकते हो, इंट के करस्पॉन्डिंग इंटीजर क्लास यूज कर सकते हो, बुलियन के करस्पॉन्डिंग बुलियन क्लास यूज कर सकते हो। ऐसा करते ही क्यों है, उनकी जरूरत कहाँ पड़ती। मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग है ना, ऐसा लिखा है मेरे पास, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू डबल कोट्स में लिखा है 10। अब ये 10 स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को मुझे इंट में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में, इंट जिसमें मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ। उसमें मतलब ऐसे इंटीजर एक्स बनाना है मेरे को, स्ट्रिंग को इंटीजर एक्स बनाना है। तो क्या करते हैं, हमारे पास एक मेथड होता है इंटीजर क्लास में, एक स्टैटिक मेथड होता है जिसका नाम है पार्स इंट। इसमें स्ट्रिंग पास कर दो str, तो ये क्या करता है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। अब ये str पे मैं करूंगा ना प्लस माइनस, तो ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करेगा, जो अभी मोक्षिता ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे। अगर मैं इसके ऊपर str पे प्लस करूंगा, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, है ना, 25 प्लस str, ऐसा लिख दिया मैंने। तो 25 प्लस str, तो 25 में 10 प्लस करना है। 10 एक स्ट्रिंग है, जब भी प्लस के आसपास कोई भी एक स्ट्रिंग हो जाएगी तो हर चीज स्ट्रिंग हो जाएगी। 25 को भी स्ट्रिंग मान लेंगे और दोनों स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो जाएगी, मतलब 2510 आंसर आएगा, है ना। तो प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग के केस में स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करता है, वो एडिशन नहीं कर सकता, स्ट्रिंग थोड़ी जुड़ सकती। ये 2510 आंसर है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो इंटीजर, ये डबल कोट्स में 10 लिखा हुआ है, ये एक नंबर में कन्वर्ट हो जाए और फिर मैं 25 में उसको ऐड करूं तो 25 प्लस 10 35 हो जाए। तो ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है, इंटीजर डॉट पार्स इंट,
इंटीजर क्लास का स्टैटिक मेथड पार्सिंट, उसमें स्ट्रिंग पास करेंगे तो नंबर बना देगा वो। अब ये एक्स बन गया है, एक्स एक इंट बन गया है, इंट है ना, नंबर है, नंबर है तो अब एडिशन होगा, 25 प्लस 10 35 हो जाएगा, 35 आंसर आएगा उसका। तो ऊपर वाला आया 2510, नीचे वाला आया 35। ये तो ये मेथड हर किसी में इंटीजर डॉट पार्सिंट, अगर मेरे पास ऐसा होता 10 पॉइंट, अब स्ट्रिंग में तो कुछ भी लिख सकता हूँ ना, मैं हेलो भी लिख सकता हूँ, हाई भी लिख सकता हूँ, सुनील भी लिख सकता हूँ, मैंने 10.12 लिख दिया। अब 10.12 लिखा हुआ है और हम बोल रहे हैं उसको इंटीजर डॉट पार्सेंट, है ना, आप चलाते हैं इसको। अब वो बोल रहा है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ये जो नंबर है तुम्हारा 10.12, ये ऐसी स्ट्रिंग है जिसको मैं इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, है ना, इसको डबल में या फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता है वो, लेकिन ये इंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इंटीजर डॉट पार्स इंट की जगह क्या लिखेंगे अपन, डबल डॉट पार्स डबल, डबल डॉट पार्स डबल, और रिटर्न करेगा वो डबल। अब हो गया सही। तो स्ट्रिंग जैसी थी मैंने वैसा मेथड कॉल किया, डबल डॉट पार्स डबल। ये जो पार्स डबल, पार्स फ्लोट, पार्स लॉन्ग, पार्स बुलियन, सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। ये जितनी भी क्लासेस, जितने प्रिमिटिव्स हैं उतनी क्लासेस हैं, और उन क्लासेस में ये पार्स मेथड हर किसी में अवेलेबल है। जैसी स्ट्रिंग को जिसमें कन्वर्ट करना होगा वैसा वाला पार्स मेथड कॉल कर सकते हो। डबल डॉट पार्स डबल बोला, उसमें स्ट्रिंग में पास किया 10.12, तो उस स्ट्रिंग को उसने नंबर में कन्वर्ट कर दिया, नंबर में कन्वर्ट कर दिया, प्लस करोगे तो 25 प्लस 10.12 मतलब 35.12 आंसर आएगा। ये 35.12 आ गया। ठीक है, ऊपर जो है वो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हुई, 25 के आगे 10.12 एज ए स्ट्रिंग जुड़ गया, ये 25 के आगे ऐसा कैसे जुड़ गया वो, क्योंकि प्लस ऑपरेटर का एक भी ऑपरेंड अगर स्ट्रिंग हो जाता है तो पूरी पूरी एक्सप्रेशन स्ट्रिंग हो जाती है, फिर उसमें अर्थमेटिक एडिशन होता ही नहीं, फिर वो कॉन्केटिनेट ही होता है। तो ये पार्स मेथड हर किसी में है। तो ये जितने भी मेथड्स हैं पार्स वाले, ये प्रिमिटिव्स के करस्पॉन्डिंग जो क्लासेस लिखी हैं उनमें लिखे हुए हैं। इन क्लासेस को, ये जो क्लासेस लिखी हुई हैं जो प्रिमिटिव के करस्पॉन्डिंग क्लासेस बनाई हैं जावा में, उनको बोलते हैं रैपर क्लासेस, ये रैपर क्लासेस हैं, ये रैपर क्लासेस हैं। हर प्रिमिटिव के करस्पॉन्डिंग एक क्लास लिखी हुई, इंट के करस्पॉन्डिंग इंटीजर, बुलियन के करस्पॉन्डिंग बुलियन, फ्लोट के करस्पॉन्डिंग फ्लोट क्लास है, लॉन्ग के करस्पॉन्डिंग लॉन्ग क्लास है, ऐसे सबके लिए क्लास लिखी हुई है। और ये क्लासेस क्या करता है, प्रिमिटिव से ऑब्जेक्ट बना देता है और ऑब्जेक्ट से वापस प्रिमिटिव बन जाता है। तो जहां पे ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी वहां पे मेरे को इंटीजर में काम नहीं कर सकता, मुझे इंट में काम नहीं करूंगा, मैं ऑब्जेक्ट में काम करूंगा। ऐसे ही जब मुझे बुलियन प्रिमिटिव की जरूरत नहीं, बुलियन ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो ये वाली क्लास यूज करना है। अब अपने को समझना ये है कि ये क्लासेस की जरूरत ही क्यों पड़ती है। एक तो ये पार्स कर रहे हैं इसमें पढ़ रही, लेकिन जहां मैं इंट यूज करूंगा तो वहां पे मेरे को इंटीजर क्लास की ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। अभी अगर अब मेरे पास इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट होगा ना, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये इंट अगर होगा मेरे पास तो मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर सकता हूँ, मतलब ऑपरेशंस तो इस पे ही होंगे। तो फिर ये क्लास लिखते ही क्यों है, ये क्लास क्यों बनी है, इन क्लास की जरूरत क्यों है। इन क्लासेस की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि हम जावा को 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करना चाहते हैं। प्रिमिटिव नाम की कोई चीज ही नहीं बचेगी जावा में, क्लास के बाहर कुछ भी नहीं लिखा जाता, हर चीज क्लास के अंदर होती है। कुछ भी क्लास के बाहर नहीं होगा, हर चीज क्लास में होगी। क्लास के अंदर की चीज एक्सेस करनी है, ऑब्जेक्ट बनाइए, डॉट करके लिखिए, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चलता है। लेकिन उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जैसे ही मैं डबल एक्स लिखता हूँ, ये जो है ये क्लास नहीं है, ये प्रिमिटिव है। उस प्रिमिटिव को भी क्लास में कन्वर्ट करके 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाया गया। ठीक, जनरलाइजेशन करते हैं। अभी अपने को इतना नहीं समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा यूटिलिटी कहाँ पे आएगी, अभी उसके लिए अपन कुछ और चीजें समझेंगे तब आएगी समझ, है ना। ठीक, अभी अपन एक काम करते हैं, स्ट्रिंग क्लास के बाद ये नंबर क्लास है ना, ऑब्जेक्ट क्लास समझते हैं अपन। रन टाइम की जरूरत पड़ती नहीं, सिस्टम थ्रेड थ्रोएबल, ठीक है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं। बढ़िया। लैंग पैकेज के बाद आता है ये AWT।
AWT पैकेज है ना, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। AWT मतलब एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। इससे हम यूआई बनाते हैं। यूआई यानी यूजर इंटरफेस। ये यूजर इंटरफेस, जैसे ये विंडो दिख रही है ना, ये यूजर इंटरफेस है ना। तो अभी ये जो यूजर इंटरफेस बनाने के लिए उसने AWT पैकेज दिया। AWT पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लास लिखी हुई हैं, ये इतनी सारी। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स को बनाने के लिए AWT पैकेज होता है। बटन, कैनवास, कार्ड लेआउट, चेकबॉक्स, चॉइस, कलर, ये सब चीजों के लिए हमारे पास ये AWT पैकेज है। तो AWT पैकेज का यूज हमको करना है, तो हमको AWT पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। java.awt इंपोर्ट करने के लिए हम प्रोग्राम में लिखेंगे। तो इस प्रोग्राम में हम लिखते हैं ऊपर import java.awt.star। मतलब मैं AWT पैकेज की सारी क्लासेस यूज करना चाहता हूँ। लैंग पैकेज जो था वो डिफॉल्ट पैकेज था। उस पैकेज को यूज करने के लिए मुझे कभी भी इंपोर्ट कमांड नहीं लिखना पड़ती थी। अभी मुझे AWT पैकेज या लैंग के अलावा कोई सा भी पैकेज मैं इस्तेमाल करूंगा तो मुझे उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा awt.star, मतलब AWT पैकेज की सारी पब्लिक क्लासेस में यूज करूंगा, ऐसा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे लिख दूं AWT.frame, मतलब AWT पैकेज की सिर्फ फ्रेम क्लास इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे लिखा AWT.star, मतलब बार बार इंपोर्ट नहीं लिखेंगे, सारी जितनी भी हो सकती पब्लिक क्लासेस सब इस्तेमाल करूंगा। तो उसमें सबसे सिंपलेस्ट क्लास होती है फ्रेम क्लास। फ्रेम मतलब विंडो। फ्रेम f इज इक्वल टू न्यू फ्रेम। ये जो फ्रेम f इज इक्वल टू न्यू फ्रेम लिख रहे हैं अपन, ये हम क्या कर रहे हैं, फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बना। जैसे हमारे पास a इक्वल टू न्यू होता है, वैसे फ्रेम एक क्लास है जो मैंने नहीं लिखी। कहाँ लिखी हुई, AWT में। तो ठीक है, अगर उसने क्लास लिखी है तो क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। क्लास के साथ करोगे क्या, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना एकदम सिंपल है। क्लास का नाम लिखा, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, न्यू लिखा, और फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, तो फ्रेम f इक्वल टू न्यू फ्रेम, इसी तरह ऑब्जेक्ट बन गया। तो जो फ्रेम क्लास बनाई गई है वो विंडो बनाने के लिए करेगी है। ये जो विंडो दिख रही है आपको, ये वाली विंडो, ये ऐसी विंडो बनाने के लिए फ्रेम क्लास होती है। अब ये फ्रेम मतलब इतनी बड़ी विंडो बनाना है तो कितनी बड़ी, ये 200 विड्थ होगी और 400 हाइट होगी। ये इतनी बड़ी विंडो बनाने, तो 200 विड्थ और 400 हाइट, तो हम फ्रेम क्लास में कोई फंक्शन होता होगा जो बताएगा कि विंडो कितनी बड़ी बनाना। तो उसमें सेट साइज फंक्शन होता है। सेट साइज फंक्शन बताता है कितने बाय कितने की, 200 बाय 400 की, 200 विड्थ और 400 हाइट की विंडो बनानी है मेरे को। ये बन गई। फिर इसको डिस्प्ले कराना। जब तक हम इसको डिस्प्ले नहीं कराएंगे तब तक विंडो दिखेगी नहीं। विंडो दिखाने के लिए मुझे इसको डिस्प्ले कराना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। सेट विजिबल ट्रू, दो मेथड होते हैं, शो भी होता है, सेट विजिबल ट्रू भी होता है, दोनों में से कोई सा भी कॉल कर सकते हैं। तो ये विंडो बनी। उसके बाद अपन ने लिखा f.set विजिबल और उसके अंदर ट्रू पास कर दिया, ट्रू। तो f.set विजिबल ट्रू लिखते से ही ये फ्रेम दिखने लग जाएगी। मतलब इतना सा प्रोग्राम बना है, सिर्फ हमने AWT पैकेज इंपोर्ट किया। AWT पैकेज इंपोर्ट करने के बाद फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, साइज सेट करी और उसको सेट विजिबल ट्रू कर दिया। मतलब फ्रेम दिखा दो, फ्रेम बना दो, फ्रेम की साइज सेट कर दो और फ्रेम को डिस्प्ले करा दो, ऐसा बोल रहे हैं। 3 लाइन का छोटा सा कोड है। ऐसा करते से ही एक हमारी विंडो खुल गई। ये विंडो खुल गई, 200 विड्थ और 400 हाइट की विंडो खुली, ये विंडो हमारी। ठीक। अब इस विंडो में कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि हमने सिर्फ 3 ही लाइन लिखी कि फ्रेम बना दो, उसकी साइज बता दो, उसको दिखा दो। बस तो फ्रेम बना दो, साइज बताओ, दिखा दो, हो गया। ठीक। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इस विंडो के अंदर कंपोनेंट्स लगाने पड़ेंगे। मतलब जैसे ये बना हुआ विंडो, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, फिर ये बटन लगे हुए हैं, फिर दूसरा नाम लिखा हुआ है, फिर नीचे कुछ लिखा हुआ है, इस टाइप की कुछ डिजाइन करनी पड़ेगी। तो उस डिजाइन को करने के लिए हमें कुछ लेआउट सीखने पड़ेंगे कि इस फ्रेम के अंदर कंपोनेंट्स कैसे लगाए जाते हैं। तो बहुत सारे लेआउट्स होते हैं, बहुत सारे लेआउट्स होते हैं। उनमें से अपने को, अब पुष्पेंद्र आया नहीं, अपन पेंट ब्रश खोलना चाहते हैं। केल्की नाम था शायद, हाँ ये रहा।
देखो ना, ये हमको सबसे पहले लेआउट समझने, लेआउट यानी ये से मेरी विंडो है, इस विंडो में मुझे कंपोनेंट्स लगाने हैं। तो कंपोनेंट्स लगाने कैसे हैं? तो सबसे पहले लेआउट होता है फ्लो लेआउट। फ्लो लेआउट, फ्लो लेआउट ऐसा लेआउट होता है जिसमें कंपोनेंट्स लाइन बाय लाइन लगते हैं। मतलब अगर पहला कंपोनेंट लगाऊंगा तो ये टॉप मोस्ट रो में जाके सेंटर में लग जाएगा वो। फिर अगर मैंने एक और कंपोनेंट लगाया तो एक और कंपोनेंट लगाने से ये दूसरा कंपोनेंट और पहला कंपोनेंट मिल के सेंट्रल लाइन होंगे। ये पहला कंपोनेंट जो था वो थोड़ा साइड में शिफ्ट हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट उसके पास में लगेगा और दोनों मिलके सेंट्रल लाइन होंगे। फिर एक और कंपोनेंट लगा दूंगा तो वो तीसरा यहाँ लगेगा और तीनों मिलके सेंट्रल लाइन होंगे। जब पहली लाइन भर जाएगी तो मैं मेरा कंपोनेंट नीचे आएगा इसके, है ना। मतलब मान लो एक और कंपोनेंट लगा दूं मैं, तो तीनों कंपोनेंट मिलके सेंट्रल लाइन होने वाले हैं। ये फ्लो लेआउट का लगने का तरीका है। ये पहला कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, ऐसे तीसरा कंपोनेंट, अब लाइन में जगह ही नहीं बची और मैंने चौथा भी लगा दिया तो वो सेकंड रो के सेंटर में जाके लग जाएगा। ये फ्लो लेआउट में कंपोनेंट लगाने का तरीका होता है। तो पहला लेआउट फ्लो लेआउट है। उसके बाद ग्रिड लेआउट होता है। ग्रिड लेआउट में हम इस पूरे विंडो को कुछ रोज और कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमने बोला ग्रिड लेआउट बना दो 3 रोज और 4 कॉलम का। जब ग्रिड लेआउट का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो हम बताएंगे कितना हुआ है कितना। तो 3 रोज और 4 कॉलम, तो इसको 3 इक्वल रोज में डिवाइड कर लिया जाएगा और 4 कॉलम्स बना लेंगे। अगर 3,4 बोल दिया तो ऐसा। अब जब तुम पहला कंपोनेंट लगाओगे तो यहाँ लगेगा फर्स्ट कंपोनेंट, फिर दूसरा कंपोनेंट लगाओगे तो यहाँ लगेगा, ऐसे तीसरा कंपोनेंट यहाँ लगेगा, चौथा यहाँ लगेगा, पांचवा, ऐसे करके अपन इसमें 12 कंपोनेंट लगा पाएंगे। जैसा आप ग्रिड बना दोगे जितने बाय जितने का उतने कंपोनेंट उसमें लग सकते हैं। तो ये ग्रिड लेआउट होता है। फिर होता है एक बॉर्डर लेआउट। तो पूरा साफ करना ज्यादा बेटर है। एक होता है बॉर्डर लेआउट। बॉर्डर लेआउट में, बॉर्डर लेआउट में इस पूरे विंडो को, एक मिनट भाई, नहीं चलो जाने। बॉर्डर लेआउट में इस पूरे कंटेनर को 5 भागों में डिवाइड कर लिया जाता है। इसको बोलते हैं नॉर्थ, ये साउथ है, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये सेंटर। नॉर्थ में एक कंपोनेंट लगेगा, ईस्ट में एक लगेगा, वेस्ट में एक लगेगा और साउथ में एक लगेगा और सेंटर में। मतलब बॉर्डर लेआउट सेट कर दोगे तो 5 कंपोनेंट लग सकते हैं। ये बॉर्डर लेआउट है, बॉर्डर लेआउट। तो बॉर्डर लेआउट में 5 कंपोनेंट लगेंगे, 5 लोकेशन हैं उसकी। 5 लोकेशन हैं, 5, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंटर। नॉर्थ में लगा हुआ कंपोनेंट जितना तुम हाइट बताओगे उतनी हाइट लेगा, लेकिन विड्थ अपने हिसाब से चेंज कर देगा और इतना बड़ा विड्थ हो जाएगा उसका। साउथ में भी हाइट जो तुम बताओगे वही होगी, लेकिन विड्थ इतनी बड़ी हो जाएगी। ऐसे ही वेस्ट में विड्थ जो तुम बताओगे वो रहेगी, लेकिन हाइट इतनी बड़ी हो जाएगी। ऐसे ईस्ट में भी विड्थ जो तुम बताओगे वो रहेगी, लेकिन हाइट चेंज हो जाएगी। इन चारों जगहों पे लगने के बाद जो जगह बचेगी वो जगह सेंटर की होगी। इतना बड़ा कंपोनेंट लगेगा, इस तरह से कंपोनेंट्स लगेंगे। तो ये तो 3 लेआउट्स हुए। क्या हुआ भाई, बोलो आशमान। सर सिर्फ एक ही वो आएगा क्या, एक एक साइड पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट? हाँ, जो जो रीजन है उस रीजन में एक कंपोनेंट है। फिर एक होता है नल लेआउट। नल लेआउट में हम सारे लेआउट हटा देते हैं, ना ना फ्लो लेआउट, ना ग्रिड लेआउट, कुछ भी नहीं। तुम कंपोनेंट लगाओगे तो तुम उसको बताओगे कि मेरा कंपोनेंट कितना बड़ा है और कहाँ पे है। तुमको ये बताना पड़ेगा ये कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स। इस कॉर्नर को बोलते हैं 0 0, ये हमारा कोऑर्डिनेट है 0 0। इस साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है।
और ये y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये y है ना, मतलब जो हमारा ग्राफ होता है उस ग्राफ से उल्टा है, ग्राफ जब बनाते हो तब ये 0 0 होता है, x एक्सिस इधर पॉजिटिव जाती और y एक्सिस इधर पॉजिटिव जाती, जो तुम मैथ्स में ग्राफ बनाते हो। यहाँ पे जो मॉनिटर का कॉर्नर होता है, ये मॉनिटर का जो कॉर्नर है ना, ये मॉनिटर का कॉर्नर ऊपर, वो जो कॉर्नर है वो कॉर्नर 0 0 होता है, और इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव x एक्सिस होती और इस तरफ पॉजिटिव y एक्सिस होती। तो अगर मुझे यहाँ एक कंपोनेंट लगाना है तो यहाँ से x एक्सिस पे करीब 10 है ये, और y एक्सिस पे भी कम से कम 15 है, तो 10,15 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो 10,15 पे मेरे को एक कंपोनेंट लगाना है, तो मैंने बोला उसको 10,15 ये वाला मेरा कोना है, उस पे कितना बड़ा कंपोनेंट, ये विड्थ कितनी, तुमने बोला 100 विड्थ है, और ये हाइट कितनी है, ये हाइट 20 है। तो ये सब बताना पड़ेगा तुम्हें, किस कोने पे लगेगा वो कॉर्नर, विड्थ कितनी और हाइट कितनी, ये बताओगे तब तुम इसमें कंपोनेंट लगा पाओगे। इसको बोलते हैं नल लेआउट, ये नल लेआउट है। इतने लेआउट्स में से किसी एक लेआउट में काम करना पड़ेगा, है ना। फ्लो लेआउट जो लाइन से लगाता है, ग्रिड लेआउट जिसमें कि हम रोज और कॉलम्स बना लेते हैं, बॉर्डर लेआउट जिसमें कि हम 5 कंपोनेंट लगा सकते हैं मैक्सिमम, फिर नल लेआउट जिसमें हम लोकेशन बता सकते हैं और हमारे हिसाब से जहां चाहिए वहां जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा कंपोनेंट लगा सकते हैं। तो ये सारे लेआउट्स, इनमें से किसी का भी हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको दिखाने से पहले, विजिबल करने से पहले उसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं, तो लेआउट कौन सा रखना है, कुछ कोई सा भी नहीं रखा तो बाय डिफॉल्ट बॉर्डर लेआउट होता है। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो बॉर्डर लेआउट उसमें बाय डिफॉल्ट है, मतलब 5 कंपोनेंट लग सकते हैं। पहले तो कंपोनेंट बनाओ, कौन सा कंपोनेंट लगाना है, तो कौन सा कंपोनेंट लगाना है, तो हम यहाँ पे आते हैं AWT पैकेज। AWT पैकेज में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ये क्लासेस हैं, एक का नाम है बटन। बटन क्लास होती है, तो बटन क्लास होती है, क्लास होती है मतलब मेरे को एकदम साफ समझ में आता है मुझे क्या करना है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट बनाना है तो कंस्ट्रक्टर कॉल करो, है ना, ऐसा कुछ दिखेगा ये बटन। तो हमारा काम क्या है, सिर्फ जाओ कंस्ट्रक्टर समरी में चले जाओ, ये कंस्ट्रक्टर समरी बटन, उसके अंदर स्ट्रिंग में लेवल पास करते हैं, एक ब्लैंक भी होता है जिसमें कुछ नहीं पास करते, तो हम ये वाला कॉल कर लेते हैं बटन जिसके अंदर एक स्ट्रिंग पास होती है। तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर देंगे तो कंपोनेंट बन जाएगा। तो हमने देखा कि बटन क्लास में कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, तो बटन बी इज इक्वल टू न्यू बटन लिखा और उसके अंदर हमने डबल कोट्स में लिख दिया सेव, हमारे बटन का नाम सेव है। ठीक है, ये हो गया, ये बटन बन गया। बटन बन जाने से क्या होगा, बटन को मुझे फ्रेम में ऐड करना पड़ेगा, जब तक बटन फ्रेम में ऐड नहीं होगा तब तक दिखेगा नहीं, क्योंकि दिखती तो फ्रेम है, बटन दिखता नहीं, दिखती फ्रेम है, फ्रेम का साइज सेट किया गया, फ्रेम को विजिबल किया गया, बटन को विजिबल नहीं किया गया। तो बटन को फ्रेम में लगाना है। अगर मैंने लिखा एफ डॉट एड बी, एफ डॉट एड मतलब फ्रेम में ऐड करो, क्या ऐड करूं, बी ऐड करो, बटन ऐड कर दो, कर दिया। तो अभी हमने बोला फ्रेम बना दो, इतनी बड़ी फ्रेम बना दो, उसके बाद उसके अंदर एक बटन बनाओ, बटन को फ्रेम में लगा दो, हमने बताया नहीं कहाँ लगा दो, ये भी नहीं बताया लेआउट कौन सा, तो बाय डिफॉल्ट बॉर्डर लेआउट है, और बॉर्डर लेआउट में भी ये नहीं बताया, बॉर्डर लेआउट में 5 जगह थी लगाने की, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेंटर, तो ये भी नहीं बताया कहाँ लगाना, तो बाय डिफॉल्ट सेंटर में लग जाएगा, बॉर्डर लेआउट के सेंटर में जाके कंपोनेंट लग जाएगा। चला के देखते हैं, ये सेव बटन है, इतना बड़ा, कितना बड़ा, जितनी बड़ी विंडो है, क्योंकि सेंटर क्या करता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से जो जगह बचती है वो सेंटर की होती है, तो ये उसकी सेंटर की जगह में पूरे जगह में बटन लग गया। इसी बटन को अगर मैं उसमें लगा दूं ईस्ट में, ईस्ट में या नॉर्थ में, तो वो ईस्ट में क्या बताया आपको कि वो हाइट उतनी लेगा जितनी तुम चाहते हो, लेकिन विड्थ चेंज कर देगा। तो मैंने उसको लगाया साउथ में, ऐड करते समय मैं उसको लोकेशन बताता हूँ, साउथ में लगा दे, ऐड बी कॉमा साउथ, तो बी को लगाना है लेकिन साउथ में लगाना है। अब चलाते हैं इसको, साउथ है ना, टॉप पे लगेगा, और टॉप पे लगेगा तो विड्थ चेंज हो जाएगी, हाइट जो तुम चाहते हो उतनी हो जाएगी। ये रहा, ये साउथ है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और ये सेंटर। यहाँ पे हाइट वही है जो नॉर्मल बटन की होती है, लेकिन विड्थ चेंज हो गई, ये नॉर्मल बटन बन चुका है, क्लिक नहीं हो रहा लेकिन बन चुका है, और बॉर्डर लेआउट के साउथ में लगा भी हुआ है। तो अब मैं सारे एक जगह पे लगा देता हूँ बटन, है ना, एक बनाया मैंने बिना सेट किए बॉर्डर लेआउट में, बॉर्डर लेआउट होते ही है, तो B1 B2 B3 B4 ये 4, और एक बी है ना, B2, ऐड B1 ऐड B2
ऐड B3, ऐड B4। एक को साउथ में लगाया, एक को नॉर्थ में लगाते हैं, नॉर्थ है ना, एक को ईस्ट में लगाते हैं, ईस्ट, एक को वेस्ट में लगा देते हैं, वेस्ट, एक को सेंटर में। तो सेंटर में तो बताने की जगह जरूरत ही नहीं, बोलेंगे तो सेंटर में लग जाए। हर बटन के नाम चेंज कर देते, इस बटन का नाम साउथ ही रख देते हैं, इसका नाम नॉर्थ रख देते हैं, इसका नाम ईस्ट रख लेते हैं, इसको वेस्ट कर देते हैं। वो जो सेंटर में लग रहा है उस बटन का नाम ही सेंटर कर लेते हैं। अब इसको रन करते हैं। तो ये देखो, ये कंपोनेंट हमारे हैं। नॉर्थ का बटन हाइट वाइज उतना ही है जितना नॉर्मल बटन होता है, लेकिन विड्थ चेंज होगी। साउथ का बटन हाइट उतनी है जितना होना चाहिए, लेकिन विड्थ चेंज होगी। वेस्ट बटन विड्थ बिल्कुल सही है जितनी होनी चाहिए वेस्ट बटन की, लेकिन हाइट चेंज होगी। ऐसे ईस्ट बची कुछ जगह सेंटर की होती है, ये बच्चा इतना बड़ा बटन बना हो। ठीक है, तो ये हम बॉर्डर लेआउट समझ रहे हैं ना। अब इसको आप, इसका सबसे बड़ा फायदा ये देखो, आप विंडो को जितनी छोटी बड़ी कर रहे हो उतने उसके हिसाब से वो अपना लेआउट एडजस्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो ये उसका फायदा है लेआउट का। ये जैसे ये विंडो है, इस विंडो को ये मैंने बड़ा किया, तो ऐसा नहीं कि वो 9:08 PM यही लिखा रह गया और मेरी विंडो बड़ी हो गई, वो विंडो वहां उधर चली गई। ठीक है ना। अब इसको और छोटा करता हूँ तो वो छोटा हो जाता है और दो लाइन में चला जाता है। मतलब ये उसका फायदा है अगर मैं लेआउट्स यूज करता हूँ तो। हमारे यहाँ भी ऐसा हो रहा था, बटन छोटे बड़े हो रहे थे, लेकिन अगर मैं लेआउट चेंज कर दूं, लेआउट ये वाला नहीं रखते, बॉर्डर नहीं रखते, दूसरा कर देते। लेआउट चेंज करने के लिए हमें यहाँ लिखना होता है f.set layout। और इसमें उस लेआउट क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है जो आप करना चाहते हो। तो लेआउट क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है। तो फ्लो लेआउट एक क्लास है, बॉर्डर लेआउट एक क्लास है, ग्रिड लेआउट एक क्लास है। तुमको कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है? मुझे फ्लो लेआउट बनाना है, तो फ्लो लेआउट fl इज इक्वल टू न्यू फ्लो लेआउट। ये फ्लो लेआउट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब सेट लेआउट में क्या करूं? fl, मतलब मैंने बोला सेट लेआउट कौन सा कर दो? fl क्या है? फ्लो लेआउट। अब मुझे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लो लेआउट तो लाइन से लगा था कंपोनेंट। बॉर्डर लेआउट में बताना पड़ता है कि कहाँ लगाओ, फ्लो लेआउट में ये नहीं बताना पड़ता कहाँ लगाओ, वो तो लाइन से लगाएगा, सिंगल लाइन में सारे कंपोनेंट लगा देगा, ऐसा होता है फ्लो लेआउट। तो 5 बटन बना के पांचों लगा दिए हमने। ये देखो, फर्स्ट रो में सेंटर लाइन होके सब लग गए, जगह कम बची तो सेकंड रो के सेंटर में कंपोनेंट आ गया, और कम बचेगी तो थर्ड रो के सेंटर में आ जाएगा कंपोनेंट। तो अपने आप फ्रेम की रिसाइजिंग से कंपोनेंट्स लोकेशन चेंज कर रहे हैं। ये इस तरीके का लेआउट है मेरे पास, तो इस लेआउट को बोलते हैं फ्लो लेआउट। ये फ्लो लेआउट है। फिर होता है ग्रिड लेआउट। इसी चीज को मैं ग्रिड में यूज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लेआउट का नाम बदल देता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट, ग्रिड लेआउट GL इक्वल टू न्यू ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट में ये बताना पड़ता है कितने रो कितने कॉलम, कितने बाय कितने का ग्रिड बनाना है। तो मेरे पास मैंने 5 कंपोनेंट बनाया, तो अपन 3x2 का बना लेते हैं। 3 रो 2 कॉलम, है ना, 3 रोज 2 कॉलम्स। और इसको ग्रिड लेआउट को, अभी हमने बोला ग्रिड लेआउट बना दो 3 रो 2 कॉलम का, फ्रेम में वो वाला सेट कर दो और सारे बटन बना के ऐड कर दिए। तो अब बटन किस पॉलिसी से लग रहे हैं? ग्रिड लेआउट से लग रहे हैं, क्योंकि फ्रेम का लेआउट कौन सा हो गया? ग्रिड लेआउट हो गया। तो लेआउट पॉलिसी बदल चुकी है और ग्रिड लेआउट हो गया। इस वजह से अब हम इसको रन करेंगे तो ये कंपोनेंट्स कैसे लगे? पहला यहाँ लगा, दूसरा यहाँ, तीसरा चौथा पांचवा छठे लगाया ही नहीं, 6 जगह बन रही थी, 3 रोज 2 कॉलम, तो 3 रोज हो गई हैं और 2 कॉलम्स हो गए हैं, है ना। चौथा बटन छठा बटन है ही नहीं हमारे पास, तो लगेगा ही नहीं वो, है ना। ये भी रिसाइजेबल है सब, हर चीज रिसाइजेबल है। ये जितने लेआउट्स हैं सब फ्रेम के साथ ही रिसाइज हो जाते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छे लेआउट्स हैं।
भले ही आपको ऐसा लग रहा होगा इससे कुछ नहीं बनेगा, इससे क्या बन रहा है, इतने बड़े बड़े बटन बन रहे हैं, वो अपन समझेंगे क्या होता है, लेकिन यही लेआउट सबसे अच्छे होते हैं। और जो लेआउट हमको ऐसा लगता है कि बहुत काम का है, वो किसी काम का नहीं, मतलब नल लेआउट। नल लेआउट नल लेआउट बनाने के बाद हमको कंपोनेंट्स में बताना पड़ता है कि कंपोनेंट कितना बड़ा बनेगा। बी डॉट सेट बाउंड्स, ये एक मेथड होता है सेट बाउंड्स। सेट बाउंड्स में मुझे बताना है बटन कहाँ लगेगा, 10, 20 पे 100 विड्थ और 25 हाइट का बटन। मतलब मुझे सब बताना है किस किस जगह पे लगेगा, कितनी हाइट होगी और कितनी विड्थ होगी। ऐसे ही मुझे सारे कंपोनेंट्स का बताना पड़ेगा कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगेगा। तो जिसका नहीं बताऊंगा सेट बाउंड्स, वो लगेगा ही नहीं। अरे क्यों नहीं कॉपी पेस्ट हो रहा है। बी वन को हम यहाँ पे 50 पे लगा देते हैं, एक्स कॉमा वाई। तो एक्स उतना ही है, इसका वाई 20 था, इसका वाई 50 कर दिया, मतलब इसके नीचे लगेगा थोड़े। ऐसे ही उसको और नीचे लगा लेते हैं, B2 को और नीचे लगाते हैं, 70, 50, 30 जोड़ देता हूँ, 80 पे लगा देते हैं। 80 में 30 जोड़ के 110 पे B3 लगा लेते हैं, ये B2 है। मैं दो ही ठीक है, बाकी तीन, बाकी B3 और B4 में मैंने सेट बाउंड्स किए नहीं तो दिखेंगे ही नहीं वो। ठीक, जिनका सेट बाउंड्स करेंगे विजिबल वही होने वाला, बाकी कुछ विजिबल नहीं होगा ये। ठीक है, 10, 20, तो यहाँ से कोने पे से 10, 20 पे साउथ नाम का बटन लगा है, 100 विड्थ और 20 हाइट का है। फिर इसका सेट बाउंड्स किया हुआ B1 का 10, 50, तो 10, 50, 50 थोड़ी और नीचे आ गया, यहाँ से तो 10 ही रहा वो, और ऊपर से 50 हो गया तो थोड़ा नीचे हो गया। उसके बाद उसमें अपन ने 100/25 ही लिखा हुआ है। ऐसा 10/80, 10/80, तो 10/80 यहाँ पे आ गया ये, 10/80 पे, और वहां पे 10/25 का ही बटन है वो। तो इससे इसको देख के ऐसा लगता है कि हम इससे कुछ भी अच्छा फॉर्म बना सकते हैं, जिस जो चीज हमको जितनी बड़ी जहाँ चाहिए वहां लगा सकते हैं। लेकिन ये रिसाइजेबल नहीं है। मतलब मैंने विंडो इतनी बड़ी कर दी, वो 3 बटन उतने ही रह गए वहां पे, विंडो में छोटी कर दूंगा बटन कटने लग जाएंगे। कोई कंपोनेंट अगर मैंने यहाँ लगा दिया होगा ना और विंडो को छोटी करूंगा तो दिखेगा भी नहीं वो, देखो। जबकि वो जितने लेआउट से ना, मैं विंडो बड़ी करूँ चाहे छोटी करूँ सब दिखते थे। अभी एक को मैं यहाँ लगा लेता हूँ, मैं एक 200 पे लगा देता हूँ, एक्स को मैं चेंज कर देता हूँ, 200 कर देता हूँ, तो ये काफी आगे जाके लग जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट 200 कर दिया उसका, तो एक बटन बहुत आगे लगेगा। ये ये 200, यहाँ से 200 ठीक है। लेकिन अगर मैं विंडो को रिसाइज करके इतना छोटा कर दूंगा, बटन दिखना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने उस विंडो में तो बोला है कि मेरे को 200 चाहिए एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे विंडो ही अब मेरी 200 की नहीं है, तो 200 तो है ही नहीं, पर वो दिखेगा नहीं क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट ऐसा दे दिया। तो ये जो नल लेआउट होता है, इस नल लेआउट में ये परेशानी है कि आप इसमें विंडो रिसाइजिंग नहीं करोगे, जितनी बड़ी दिखाना है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें कोई ऐसा फंक्शन होता होगा जिससे कि हम रिसाइजिंग डिसेबल कर दें। मतलब कोई यूजर ड्रैग करके, जैसे मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ ना, ऐसी विंडो भी बना सकते हैं कि तुम इसको बड़ा छोटा कर ही नहीं सकते। तो उसमें जाके मेथड ढूंढेंगे हम फ्रेम क्लास में कि ऐसा कौन सा मेथड इसको कॉल करने से रिसाइजिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, वो मेथड आराम से मिल जाएगा, सेट रिसाइजेबल फॉल्स या जो भी मेथड मिलेगा, आप रिसाइज नाम से फंक्शन ढूंढने लगोगे तो मिल जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना बहुत है, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, लेआउट्स पढ़े हमने बहुत सारे। फिर से हम समझ ले क्या करने वाले हैं हम लोग ना, यूआई, यूजर इंटरफेस डिजाइन करने वाले हैं हम जावा में। तो यूजर इंटरफेस जो डिजाइन करेंगे वो कैसा होगा, AWT से होगा, java.awt पैकेज इंपोर्ट करिए। अभी तक जो भी हमने पढ़ा था, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, क्लास के ऑब्जेक्ट से मेथड्स कॉल करना, सिर्फ वही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, ये फ्रेम क्लास हमने नहीं लिखी तो कहाँ से आई, AWT पैकेज में से आई। तो पैकेज इंपोर्ट कर लिया, पैकेज इंपोर्ट कर लिया तो उसकी क्लास हमें यूज करने लगे, फिर हम उस क्लास के फंक्शंस कॉल करने लगे, है ना। ऑब्जेक्ट बन जाता है तो फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल करने लगे। इसी टाइप से एक और कंपोनेंट मिला, इसका नाम बटन था, तो बटन के मेथड्स कॉल करने लगे। तो ये जो अपन ने देखा, इससे हमने सिर्फ ये समझा कि हम AWT पैकेज के अंदर की क्लासेस इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं।
तो अभी आपको करना क्या है, ये जितना मैंने बनाया है खुद से बनाइए, चला के देखिए, रन हो जाता है, खुश होइए, सारे लेआउट चला चला के देख लीजिए, फ्लो लेआउट, ग्रिड लेआउट, बॉर्डर लेआउट, नल लेआउट, ये सारे चला के देख लेना। ठीक है, एकदम सिंपल है, इसकी वीडियो शेयर कर दूंगा मैं, उसको देख लेना और बना के चला लेना, है ना। और कोई असाइनमेंट नहीं रहेगा, कोई टेस्ट भी नहीं रहेगा इसका। ठीक है, कोई दिक्कत है? सारी एप्स कौन से उससे बनती है, कौन से एप्स, लेआउट से? एप्स बनाने के लिए ये सब, ये लैंग्वेज ही नहीं होती, लैंग्वेज दूसरी होती है, वो फ्लटर पढ़ते हैं तो उसी क्लास में, उससे बनती है एप्स, इससे नहीं बनेगी, है ना। ये मतलब जावा, वेबसाइट। वेबसाइट भी इससे नहीं बनेगी। वेबसाइट के लिए जावास्क्रिप्ट सीखो या फ्लटर सीखो, हर किसी चीज के लिए एक अलग लैंग्वेज होती है, ये लैंग्वेज उसके लिए नहीं है। ठीक, ठीक है, अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। थैंक यू एवरीवन, बाय। Okay, sir. Thank you.